हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10 के जो गणित का पेपर अभी 27 फरवरी को हुआ है, उसमें हम बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और वर्णनात्मक क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हमारा हो गया है। बहुविकल्पी क्वेश्चन कितने थे? 20। और 21वां क्वेश्चन में कितना था? उसमें भी 6 भाग थे, ठीक है, उसको हमने सॉल्व किया। फिर क्वेश्चन नंबर 22 जो है, इसमें भी कितने 5 भाग दिए हैं। कितने भाग दिए हैं? 5 भाग। तो इनको भी हमें सॉल्व करना है। तो आइए करते हैं इसको। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। पहला भाग क्वेश्चन नंबर 22 का पहला भाग दिया है। कह रहा है कि दो घात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और ये सेट जान लीजिए आप, ये सेट है, सेट का कोड दिया है 822HW, ठीक है, और इधर 928 है। इसी सेट का ये सोल्यूशन किया जा रहा है, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है। आज ये पार्ट 3, ठीक है, भाग 3 कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, अब दो घात बहुपद के शून्यक हमें ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो कैसे करेंगे? शून्य निकालने के लिए जो बहुपद दिया गया है उसको क्या करेंगे? शून्य के बराबर लिखते हैं, ठीक है, फिर उसका गुणनखंड करके क्या निकालते हैं? शून्य। तो आइए किया जाए इसको। लिखेंगे px, माना px बराबर कितना? 3x² - x - 4, ये हो गया। अब इस दिए गए बहुपद को हम क्या करेंगे? 0 के बराबर लेंगे, ठीक है, ये px बराबर 0 लेंगे था, यानी px को 0 के बराबर लिखेंगे। तो px कितना है? 3x² - x - 4 बराबर 0 हो गया। अब इसका क्या करना है? गुणनखंड करिए। तो यहां पे देखिए अचर पद कितना? 4 है और x² का गुणांक कितना? 3 है। इसको गुणा करेंगे, कितना होगा? 3 × 4 यानी 12 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड हमें इस प्रकार करना है कि उसको आपस में जोड़े घटाएं तो क्या है, यहाँ पे जो है वो आनी चाहिए, यानी बीच वाले पद को हमें क्या करना है? 2 भाग में तोड़ना है। तो देखिए ये 4, अगर इस 4 को क्या लिखें हम? 4x - 4x क्या लिखें? सॉरी, -4x लिखें और 3 को क्या लिखें? 3 + 3x। तो इसमें से इसको घटाएंगे, क्या आएगा? -x आ जाएगा, यानी ये वाला गुणनखंड हमारे लिए सही है। तो इसी को लेंगे, 3x² - 4x लिखेंगे और प्लस 3x लिखेंगे और -4 बराबर 0। अब देखिए, अब क्या करेंगे? दो पद में कॉमन करेंगे। इसमें कॉमन कितना हो रहा है? x, यहां से x निकलेगा तो ये यहां क्या? x - 3x - 4 बचेगा। कितना बचेगा? 3x - 4। फिर प्लस एक कॉमन करेंगे तो कितना? 3x - 4 यहां पर भी बचेगा। यहां कुछ नहीं कॉमन हो रहा है, इसका मतलब एक कॉमन होगा। तो अब देखिए 3x - 4, 3x - 4, इसको निकाल लीजिए, 3x - 4, और इस ब्रैकेट में क्या? यहाँ x बचा हुआ है लिखेंगे और प्लस यहाँ पे 1 बचा हुआ है, इसको लिखेंगे बराबर 0। तो लिखेंगे 3x - 4 बराबर 0 या x + 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से -4 को पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x बराबर हो जाएगा 4, और x बराबर लिखेंगे तो ये 3 क्या बटे में आ जाएगा, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे x बराबर 4/3, ये आ गया। या यहां से x का मान 1 को पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस में, ठीक है, इधर प्लस इधर आएगा, क्या माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया। अतः लिखेंगे, अतः दिए गए द्विघात अतः दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यांक, ठीक है, कितना है? x बराबर 4/3 और -1 है, ठीक है। ये शून्यांक x बराबर 4/3 और -1 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो लिखेंगे शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच
संबंध के बीच संबंध की सत्यता की जांच, ठीक है, संबंध की सत्यता की जांच। अब इसको करिए जांच इसका। तो सबसे पहले दिए गए बहुपद को लिखेंगे, पी एक्स बराबर कितना है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसको लिख लिया। अब क्यू एक्स बराबर लिखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है, ए एक्स स्क्वायर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इससे जब तुलना करेंगे, तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, ए बराबर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणा है यहाँ पे कितना 3, बी बराबर यहाँ एक्स का गुणा बी है, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या -1, माइनस लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे, ठीक है। और सी अचर पद सी है, यहाँ पे कितना है, सी बराबर है -4, इसको हमने लिख दिया, ठीक है। अब एक काम और क्या मान लेंगे, अल्फा बराबर कितना 4/3 और बीटा बराबर कितना -1, ठीक है। जो शून्यंक निकाले हैं उसको हम अल्फा और बीटा के बराबर मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे इसलिए शून्यंकों का योगफल, ठीक है, शून्यंकों का योगफल क्या अल्फा प्लस बीटा, यही तो शून्यंकों का योगफल करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, ये हो जाएगा अल्फा कितना है 4/3 और बीटा कितना है -1 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 और -1, इसको हल करेंगे तो लासा कितना हो गया 3, तो यहाँ पे तो 3 से भाग करेंगे एक बार जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ 4 गुणे 1 यानी 4 आएगा, और यहाँ पे बटा में 1 है तो 1 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, तो ऊपर 3 से गुणा करेंगे तो कितना ये आ गया, तो कितना आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 1/3, क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है। अब इसको देखिए, हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर आप जानते हैं -b/a होता है, ये शून्यंकों का योगफल है, और ये -b जो है एक्स का गुणांक है, और ये क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यही संबंध हमें लाना है, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, आप देखिए इसको हम क्या एक को हम लिख सकते हैं -1 माइनस और -1/3, तो यहां से क्या आएगा, देखिए -1 क्या है, यहाँ पे देखिए -1 क्या है, b बराबर है, b क्या है एक्स का गुणांक है, b बराबर -1 क्या है एक्स का गुणांक, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये है माइनस लगाएंगे और एक्स का गुणांक लिखेंगे, एक्स का गुणांक, ठीक है, और बटे में 3 क्या है, अब चाहे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हैं, इसको बराबर लिख दीजिए -b/a। अब b क्या है, b है एक्स का गुणांक, और बटे में a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये संबंध हमारा आ गया कि नहीं, ये जो संबंध हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है, और -b क्या है एक्स का गुणांक बटे a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये संबंध आ गया कि नहीं, यही आ गया, यही हमें संबंध निकालना था, एक ही आ गया, सत्यता की जा चुकी है, ठीक है। दूसरा शून्यंकों का गुणनफल, अब गुणनफल कर लीजिए, यानी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना 4/3 और बीटा का मान कितना -1, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -4/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -4/3। अब देखिए -4 के क्या है, सी का मान है, यानी अचर पद, तो ये तो अचर पद है, ऊपर क्या लिखेंगे अचर पद बटे 3 क्या है 3 है ए का मान, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो यही आ गया, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा क्या आ गया अचर पद, ये क्या होता है c/a होता है, ये इसको एक बार लिख सकते हैं c/a, ठीक है। तो ये है c/a और ये है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए ये संबंध एक है, ये संबंध, दोनों संबंध की सत्यता की जांच हो गई कि नहीं, शून्यकों का योगफल वाला और शून्यकों का गुणनफल वाला, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर खा, ठीक है। निम्नलिखित रैखिक समीकरण को के योग को हल कीजिए। तो इसको लिख लेंगे 0.2 x प्लस 0.3 y बराबर कितना है 1.3 है। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरा समीकरण 0.4 x प्लस माइनस 0.5 y बराबर किसके माइनस 0.7, ठीक है। नंबर 2, ये हो गया नंबर 2। अब देखिए रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधि आपके पास है, एक तो है प्रतिस्थापन विधि और एक क्या है विलोपन विधि। तो किसी से आप कर सकते हैं, तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो चर आया इसमें x और y चर राशि आई है, तो किसी एक चर के राशि के गुणांक को क्या करना पड़ता है बराबर, किसी एक चर के गुणांक को क्या करना पड़ता है बराबर करना पड़ता है। तो चाहे y का कीजिए या तो x का कीजिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं x का कर रहे हैं। x का करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से दो से क्या करना पड़ेगा, एक में गुणा करेंगे। लिखेंगे समीकरण एक में दो से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 यानी 0.4x, फिर प्लस यहां गुणा करेंगे 0.6y, यहां करेंगे 13 दूना 26 यानी 2.6, ठीक है। इसको लिख लेंगे और यहाँ माइनस 0.5y और यहाँ माइनस 0.7। अब इन दोनों को क्या कर लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। आपस में इन दोनों को घटा दीजिए। तो घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस दोनों जोड़ देंगे 11 6 5 11, एक अंक भी दशमलव लगा देंगे तो 1.1 y और इसको जोड़ेंगे 6 7 13। देखिए दोनों प्लस है तो जुड़ जाएगा 6 7 13 और दशमलव लगाएंगे, फिर एक हाथ से बचा है 2 1 3.3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3.3 बटे में 1.1। अब क्या करिए दशमलव हटाने के लिए एक अंक दशमलव है तो 10 से ऊपर गुणा करेंगे और 10 से नीचे, तो ये हो जाएगा y बराबर 33 बटे 11। तो 11 कम 11 11 33, y का मान कितना आ गया 3, ठीक है। अब इस मान को क्या करिए समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए तो x का मान निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर रखिए समीकरण 1 है तो यहाँ 0.2x प्लस 0.3 गुणे y कितना है 3 है बराबर 1.3। तो गुणा करेंगे कितना, ये तो 0.2x रहेगा, इसको 3 त्रिका 9 यानी 0.9 बराबर किसके 1.3 के, ठीक है। अब क्या करेंगे पक्षांतर कर दीजिए। लिखेंगे 0.2x बराबर 1.3 और ये 0.9 है प्लस में इधर आएगा तो क्या माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 0.2x और यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे, उधार लेंगे 9 3 में से जाएगा नहीं 9, तो उधार लेंगे 10 हो जाए, इसके बाद कितना 13 हो जाएगा और यहाँ 0 बचेगा, ठीक है। तो 13 में से 9 घटाएंगे कितना 4 और यहाँ पे क्या 0 में से 0 जाएगा 0 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 0.4 बटे 0.2। अब दशमलव हटाने के लिए क्या है एक अगर दशमलव हटाना है तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा ऊपर 4 नीचे 2, ठीक है। तो 2 कम 2 2 नीचे आए, x का मान कितना आ गया 2। अतः दिए गए समीकरण का अभीष्ट हल कितना है, x बराबर 2 है और y बराबर कितना है 3 है, ठीक है। ये आंसर हो गया, x बराबर 2 और y बराबर 3। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गा, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो एक वृत्त खींचेंगे, ठीक है, और इस पे इसका केंद्र है कितना इसका केंद्र O है। इस पे बाह्य बिंदु कोई ले लेते हैं P, यहां से स्पर्श रेखा खींची जा रही है, क्या खींची जा रही है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा खींचेंगे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे।
तो ये P है और इस स्पर्श बिंदु जहां पे स्पर्श कर रहा है रेखा, ठीक है, तो इसको लिख देते हैं Q और इस स्पर्श बिंदु को लिख देते हैं R और इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं केंद्रों से, ठीक है। इसको भी प्रच्छेद बिंदु को कहाँ, स्पर्श बिंदु जहां पे है उसको केंद्र से मिला देते हैं, इस बिंदु को, ये बन गया। तो इसमें कितने दो त्रिभुज बन गए, कितने दो त्रिभुज बन गए, ठीक है। तो ये कह रहा था क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु हमने P लिया, पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, यानी PQ बराबर, ये स्पर्श रेखा PQ और PR ये दोनों के आपस में बराबर है, यही कह रहा है, सिद्ध करना है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिया है क्या दिया है, दिया में लिखेंगे एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है, O है, पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई, ठीक है। दो स्पर्श रेखाएं कौन है, एक PQ और PR खींची गई है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये जो है PQ और PR क्या बराबर है, यही सिद्ध करना है, स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या बराबर है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना में लिखेंगे क्या, PQ बराबर किसके, PR, ठीक है, ये सिद्ध करके लेना, PQ बराबर क्या लाना है, PR। तो रचना करेंगे, रचना में लिखेंगे बाह्य बिंदु P को वृत्त के केंद्र O से मिलाया, अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है, ये बिंदु बाह्य बिंदु जो P है इसको क्या करेंगे, यहाँ इस तरीके से मिला देंगे। तो हमें क्या, दो त्रिभुज मिल गया, ठीक है, क्या मिला, दो त्रिभुज मिल गया, एक ऊपर वाला एक नीचे। अब उत्पत्ति देखिए, उत्पत्ति में एक परिमेय आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या जो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है, स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। इसलिए अब यहां पे देखिए जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, यही तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु जहां है यहाँ पे क्या लंब है, तो ये क्या होगा 90 अंश और 90 अंश यहाँ कोण बनेगा। तो लिखेंगे इसलिए कोण OQP बराबर कितना, 90 अंश, तथा कोण ORP कितना हो जाएगा, 90 अंश, ठीक है। अर्थात त्रिभुज तो ये 90 अंश मिल गया, तो ये कैसे त्रिभुज हो गए, समकोण त्रिभुज हो गए, दोनों कैसे त्रिभुज हो गए, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये यहां से हो गया। अब लिखेंगे इसलिए अब, ठीक है, अब त्रिभुज OQP तथा त्रिभुज ORP में, इस वाले त्रिभुज में और इस त्रिभुज में क्या क्या चीजें दिखा सकते हैं। OQ बराबर किसको बराबर दिखा सकते हैं, किसके, OQ बराबर दिखा सकते हैं OR, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए क्या है, दोनों बराबर है। OQ ये बराबर है किसके, OR, ठीक है। और ये देखिए OP जो है क्या है, इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में OP ऊपर नीचे है, लेकिन OP बराबर
ओपी, ये क्या है, उभयनिष्ठ, क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, ये उभयनिष्ठ हो गया। और क्या दिखा सकते हैं, तो दो भुजा हमने क्या दिखा दिया, दो भुजाओं को बराबर दिखा दिया। अब ये कोण समकोण है, ठीक है, तो लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांगसम त्रिभुज ओ आर पी, ठीक है, किससे, आरएचएस सर्वांग समता से। सर्वांग समता कक्षा 9 में एक प्रमेय है, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता, ठीक है। तो समकोण भी बन रहा है और कर्ण जो है इसका, ये कर्ण क्या है, कर्ण आपस में बराबर है और एक संगत भुजा बराबर है, तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं, तो सर्वांगसम, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो लिख देंगे, अतः पी क्यू, ये वाली भुजा इसकी क्या होगा, संगत होगा, ठीक है, पी क्यू और पी क्यू बराबर पी आर, ठीक है, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, बाई सीपीसीटी से, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना था, आगे हमारा कंप्लीट, तो लिख देंगे प्रूव्ड, या इति सिद्धम, क्या लिखेंगे, इति सिद्धम लिखिए या प्रूव्ड लिख दीजिए, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एडीसी बराबर है, कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी, तो दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, ये दिखाना है। तो इसके लिए जो कह रहा है, पहले तो त्रिभुज बना लीजिए, एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरीके से, ये हो गया और ये भी हो गया और ये इसको ले लेते हैं सी। अब देखिए बीसी पे कह रहा है कि बीसी पर एक बिंदु डी यहां पे है, ठीक है, और इस बिंदु को डी को कह रहा है इस प्रकार स्थित है कि एडीसी यानी कोण एडीसी ये वाला कोण कह रहा है किस कोण के बराबर है, कोण बीएसी यानी इस कोण के, ठीक है, एडीसी किसके बराबर है, कोण बीडीसी, एडीसी ये वाला कोण किसके बराबर है, कोण बीएसी इस कोण के। तो ये हो गया, फिगर बन गया। अब लिखेंगे दिया में, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी, ठीक है, किसके बराबर है, कोण बीएसी के। तो ये तो दिया था, अब लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, सिद्ध हमें क्या करना है, ये जो सिद्ध करना है इसी को लिख देंगे, नहीं सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, देखिए सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, ये हमें सिद्ध करके लाना है। उपपत्ति में देखिए, अब एक त्रिभुज हमारा एबीसी है, एक त्रिभुज कौन सा है, एबीसी ये वाला त्रिभुज है, और एक त्रिभुज है एडीसी ये छोटा वाला, ठीक है,
एक ये छोटा वाला और एक त्रिभुज बड़ा वाला। अब इन दोनों त्रिभुजों को, इसको दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, समरूप त्रिभुज। क्या दिखाना पड़ेगा, समरूप। तो समरूप दिखाने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में, ठीक है। अब इसमें से देखिए क्या क्या दिखा, एक तो दिखा सकते हैं कोण, या तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं, ADC पहले ले लेते हैं तथा त्रिभुज, किसी को आगे पीछे ले सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज ADC और त्रिभुज, एक छोटा वाला त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज में। अब देखिए इसमें ADC ये वाला कोण किसके बराबर, इसके कह रहा है, दिया है, तो लिखेंगे कोण ADC बराबर दिया है कोण क्या, BAC के, किसके, BAC के। और ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया ADC बराबर क्या है, BAC, ये दिया हुआ है। तो दो त्रिभुज में एक कोण हमने बराबर दिखा दिया। और क्या, और इसमें देखिए ये ABC ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण ABC वाले त्रिभुज में भी है और किसमें है, ADC वाले में भी है। ये C वाला कोण ABC वाले में भी है और ADC वाले में भी है। तो लिखेंगे कोण ACD या कोण DCA लिख सकते हैं, कोण DCA बराबर किसके, कोण BCA के, BCA, ठीक है। कोण DCA ये वाला कोण BCA, दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ, क्या है, उभयनिष्ठ, ठीक है। अब हमने दो कोण को बराबर दिखा दिया, तो तीसरा कोण, त्रिभुज के दोनों त्रिभुज के तीसरे कोण क्या आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर हम किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण को बराबर दिखा देते हैं तो तीसरा कोण अपने आप क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ADC सर्वांगसम त्रिभुज ABC, ठीक है। यानी ADC सर्वांगसम है किसके, ABC के, किससे, एक बार में आप पढ़े होंगे कोण समरूपता, कोण समरूपता, ठीक है। कोण समरूपता से ये क्या हो गया, समरूप हो गए, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। तो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लिखेंगे अब इन दोनों भुजाओं, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, CA अपॉन CD, क्या लिखेंगे, CA अपॉन CD। हमें लाना है जिस तरीके से, उस तरीके से हम लिखेंगे। क्या लाना, हमें लाना है CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, ठीक है। तो लिखेंगे CA अपॉन CD, ठीक है, और बराबर फिर CD, हमने क्या लिखा, CA अपॉन CD। तो फिर लिखेंगे CB, क्या लिखेंगे, CB अपॉन में CA, ठीक है, CB अपॉन CA, CA ये हो गया CA और अपॉन CD, ठीक है। फिर इसके संगत कौन होगा, CB अपॉन CA। अब इसको हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। तिरछा गुणा करेंगे तो इसका गुणा CA गुणे क्या हो जाएगा, CA, और ये हो जाएगा CD इंटू CB, ठीक है, या CB इंटू क्या लिख देंगे, CD। हमने लिखा CA अपॉन CD, ठीक है। फिर यहीं से हम क्या लिखेंगे, CB अपॉन CD। तो तिरछा गुणा किया गया तो ये हो गया, आ जाएगा ये क्या, CA दो बार है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये इंटू CB इंटू CD, ये हो गया सिद्ध। ये हमें सिद्ध करके लाना था, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा। हमने दो त्रिभुज को क्या देखा है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने लिखा CA अपॉन CD, CA अपॉन CD, ठीक है, यही देखिए CA अपॉन CD। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, CB अपॉन CA, ठीक है, CA अपॉन CD लिखा। फिर हमने लिखा CA अपॉन CD, फिर
सी अपॉन सी डी और ये हो जाएगा सी वी अपॉन सी। तेजा गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये सी ए स्क्वायर और इंटू सी बी इंटू सी डी। तो ये लाना था। तो ये से दो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, घात तक हो गया हमारा, 4 पार्ट हो गया, पांचवें पार्ट में कर रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल। ठीक है, अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 भाग है। तो एक भाग हो गया, दो भाग हो गया, 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो देखिए इसमें वर्ग अंतराल है ये। ठीक है, और यहाँ बारंबारता है, बारंबारता। वर्ग अंतराल में दिया है 15 से 20, 15 से 20 में दिया है 14, फिर 20 से है 25, इसमें दिया है 56, फिर 25 से है 30, इसमें दिया है 60, फिर 30 से है 35, इसमें दिया है 86, और 35 से है 40, इसमें दिया है 74, और फिर है 40 से 45, इसमें दिया है 62। ठीक है, और फिर है 45 से 50, इसमें है 48। तो ये क्वेश्चन दिया है, अब इसी को हमें सॉल्व करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें 3 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, 3 कॉलम बनाएंगे। एक वर्गांतराल वाला, एक है वर्गांतराल का। ठीक है, और दूसरा बारंबारता वाला, और तीसरा है संचयी बारंबारता। अब इसमें देखिए क्या दिया है, ये है वर्ग अंतराल। क्या है? वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल। इसमें है बारंबारता, और इसमें है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, इसको लिखेंगे CF, संचयी बारंबारता, और यह है FI। अब इसमें देखिए क्या दिया है, एक तो दिया है 15 से 20, फिर 20 से है 25, 25 से है 30, फिर 30 से है 35, फिर 35 से है 40, 40 से है 45, और 45 से है 50। ठीक है, 15 से 20, 20 कितना दिया 14, फिर 56, फिर 60, और फिर 86, 74, 62, 48। ठीक है, अब देखिए हमें क्या लिखना है, CF लिखना है। क्या लिखना है? CF कैसे लिखते हैं, संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं? 14 है तो 14 को लिख देंगे। अब इसको जोड़ जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, 14 में 56 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 70,
70 में 60 जोड़ेंगे 130, ठीक है। 130 में 86 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 216, ठीक है। अब 216 में 74 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 290, ठीक है। कितना हो जाएगा, 80 और 10 90 हो जाएगा। फिर 290 में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 352 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 352, ठीक है। 352 में 48 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 400। और यहाँ पे अगर इसको जोड़ेंगे ये भी कितना आएगा, 6 4 10, 10 6 16, 4 20, 2 22 और 8 30 के शून्य। फिर हासिल 3 आ गया, 5 1 6, 6 6 12, 8 20, 7 27, 6 33, 4 37 और 3 40, ठीक है, 400। यानी ये जोड़ने पे जितना आता है वो लास्ट में वही चीज यहाँ पर भी आता है। तो यन हमें पता हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें इसको निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, माध्यक, माध्यक बराबर होता है माध्यक L प्लस N/2 माइनस CF और बटे में F और गुणे H, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो हमें L चाहिए, CF चाहिए, F चाहिए और H चाहिए। तो कैसे निकलेगा, L क्या है, ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। क्या है, L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। और F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता है। CF क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता है। H क्या है, वर्ग अंतराल है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि माध्यक वर्ग क्या है। माध्यक वर्ग कैसे पहचानेंगे, इसमें जो है n/2 कर लेंगे। क्या निकालेंगे, n/2। n/2 कैसे निकलेगा, n/2 कैसे निकलेगा, n है 400 बटे में कितना 2, n 400 बटे में कितना 2 है। तो इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200। अब ये 200 हम देखेंगे किसमें, संचयी बारंबारता में। संचयी बारंबारता में देखिए 200, 14, 70, 130। तो 200 वाला किस में आएगा, 216 वाले में आ जाएगा, ठीक है, इसी वाले में आएगा 200। तो ये माध्यक वर्ग हमारा कौन सा, ये वाला, ये हमारा क्या है, माध्यक वर्ग। अब यहां से माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता, यहां से हमें F मिल जाएगा। F हमारा कितना है, 86, ठीक है। F कितना 86 है। और CF कितना, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, यही हमारा क्या है, CF है, ठीक है। ये हो गया CF। और निम्न सीमा L का मान कौन है, ये 30, यही L का मान है। तो यहां से हमें सब कुछ मिल गया। और H इसमें देखिए 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, वर्ग में कितने का अंतर है, 5 5 का चल रहा है। तो H का मान कितना है, 5 है। तो लिखेंगे यहाँ पे माध्यक वर्ग, ठीक है। माध्यक वर्ग हमें पता चल गया कौन सा है, 30 से 35। माध्यक वर्ग कौन सा है, 30 से 35 है, ठीक है। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर कितना, 30, ठीक है। और माध्यक वर्ग की बारंबारता F कितना, 86। फिर माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता, मतलब इसके ठीक ऊपर वाली CF हमारा कितना होगा, इसके ठीक ऊपर वाला यानी 130, ठीक है। 130 हो गया। और क्या चाहिए, L हो गया, F हो गया, CF हो गया और H वर्ग अंतराल H बराबर कितना, कितने का अंतर चल रहा है, 5 5 का चल रहा है। यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, घटाएंगे तो जो आएगा वही क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल, यानी 5 आएगा। कितना आएगा, 20 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा, 5, ठीक है। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, 20 माइनस 15 करेंगे तो क्या 5 आएगा, यानी H का मान कितना है, 5 है, ठीक है। अब लिखेंगे, इसलिए माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF और बटे में रहेगा F और गुणे में H, ठीक है। अब यहाँ पे मान रखिए, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे आपको मान रखना, मान रखिए। तो L का मान देखिए कितना है, L का मान है 30 प्लस N का मान कितना 200 आया है, N/2 कितना है 200 माइनस CF कितना है 130 और बटे में F कितना है 86 और गुणे H कितना है 5, H कितना है 5 है, ठीक है। अब इसको देखिए 30 धन, इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा 70/86 और गुणे 5 हो जाएगा। ये H ऊपर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 से काट दीजिए, 2 3 6 तो 5 10 और ये 2 चौका 2 3 6, तो ये आ जाएगा 30 धन 5 से गुणा करेंगे 5 25 और 5 3 15 2 17 बटे कितना 43।
अब 43 से भाग करेंगे किसमें, 175 में, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार तो नहीं जाएगा, 4 बार, 4 3 12, 4 चौक 16 1 17 हो जाएगा, 4 3 12 के 2, 4 चौक 16 1 17, ठीक है। तो 172 कितना आ गया, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 30 धन 4। अब देखिए 3 में करने के लिए क्या दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ेगा, नहीं जाएगा, 43 का पहाड़ा नहीं जाएगा, तो जीरो बढ़ाएंगे, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, तो अब कितना आ जाएगा, 5 3 15, 5 चौक 20, 7 बार 7 के 21, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 301 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी 6 बार जाएगा, कितना 6 बार जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 4.06, यही तो है। तो आ जाएगा ये 30 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 34 और 0.06, यही क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, माध्यक वर्ग। अब एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, ठीक है। कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित, एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है, कह रहा है एक आभास संख्या, एक आभास संख्या, ठीक है। और दूसरा है, कह रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, स्थित कोई संख्या, ठीक है। ये तो देखिए कितना आएगा इसमें। तो एक पासा है, एक पासे को कितनी, एक ही बार फेंका जा रहा है ना, एक पासा को कितनी बार फेंका जा रहा है, एक बार। एक पासे को एक ही बार फेंका जा रहा है, तो इसके क्या क्या संख्या आएंगी, एक आ सकता है, 2 3 4 5, पासे पे कितने 6 अंक होते ना, यही तो होंगे, 1 2 3 4 5 6, यही पासे पे होंगे, एक बार फेंका जा रहा है, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, लिख लेंगे कुल परिणाम, एक बार फेंकने पे कुल परिणाम कितना होगा, कुल परिणाम फार्मूला होता है इसका 6 की घात n, तो एक बार फेंका जा रहा है, यानी n बराबर कितना 1 है, तो लिखेंगे 6 की घात 1, यानी 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आएगा। फिर क्या करेंगे, कुल परिणाम कितना आ गया 6। अब पहला क्या कह रहा है, पहले में कह रहा है एक आभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसके लिए अब अभाज्य संख्या देखिए कौन कौन है, इन 6 में 2 है, 3 है और 5 है, तो अभाज्य संख्या क्या क्या मिला, 2 3 और 5, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1 2 3, 3 संख्या मिला है, तो अनुकूल परिणाम कितना 3, तो लिखेंगे प्रायिकता में निकालनी है किसकी, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम कितना है 3 और कुल परिणाम कितना 6, 3 कम 3 3 दूना 6, तो कितना हो गया 1/2, इसका आंसर कितना आ गया 1/2। दूसरे में कह रहा था, दूसरा कह रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, ठीक है। तो अब देखिए 2 और 6 के बीच, 2 है यहाँ 6 है, इसके बीच में कौन है 3 4 5, तो कौन कौन है, 3 है 4 है और 5, यही 3 संख्या तो है उसके बीच, तो लिखेंगे अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, इसलिए अनुकूल परिणाम बराबर कितना 3, ठीक है, अनुकूल परिणाम कितना है 3। तो
क्या करेंगे, लिखेंगे अतः प्रायिकता किसकी, प्रायिकता हमें निकालनी 6 और 2 के बीच स्थित संख्या, यानी इसको हम मान लेते हैं ई मान लेते हैं, ठीक है, इसके बीच स्थित संख्या प्रायिकता जो है उसको हम ई मान लेते हैं। तो बराबर लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना 3 और कुल परिणाम कितना है 6, तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, तो कितना आंसर आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। तो दोनों में आंसर कितना आ रहा है 1/2, इसमें भी आएगा 1/2 इसमें भी आएगा। तो आशा करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन 22 का सभी भाग 6 भाग थे, 6 हमने कर दिया है। आपको कितने करने थे एग्जाम में, 5 ही करने थे। तो अब आप इसको देखिएगा यहाँ तक आपका स्कोर कितना बन रहा है, और से जो क्वेश्चन बचे हैं 24 और 25 को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।